ट्रांसफॉर्मर लॉसेस। देखिए दो तरह के लॉस होते हैं ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। इसके बाद हम रेगुलेशन पढ़ेंगे। एक होते हैं ओमिक लॉस और एक क्या होते हैं बता जरा, कोर लॉस। एक होते हैं ओमिक लॉस और एक होते हैं कोर लॉस, ठीक है भाई। दो तरह के लॉसेस होते हैं और कोर लॉस में फर्दर दो कैटेगरी होती है, एक आपका हिस्टैरिसीस लॉस और एक कौन सा होता है, एडी करंट लॉस, ठीक है। और इनके फॉर्मूले में डिराइव करवा चुका हूं लेक्चर नंबर 2 और 3 में भी, यूट्यूब पे आ गया अभी ऑलरेडी, जरा देखिएगा। तो एडी करंट लॉस जो होते हैं वो क्या होते हैं बता जरा, उसका फॉर्मूला होता है के एडी एफ स्क्वायर बीएम स्क्वायर, ठीक है। और इसका क्या होता है हिस्टैरिसीस का, के एच एफ बीएम की पावर एक्स, वेयर एक्स इज 1.6, ठीक है। एक्स इज कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 1.6, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, जो ओमिक लॉस या कॉपर लॉस जिनको बोलते हैं, कॉपर लॉस, ठीक है, या वाइंडिंग लॉसेस, एक ही बात, वो होते हैं आई स्क्वायर आर लॉस, ठीक है। जो वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में होते हैं, वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में जो लॉस होंगे वो आई स्क्वायर आर लॉस होंगे, करेक्ट है भाई। ये आपके ओमिक लॉस है, ये आपके हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस। अब सुनिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर रहा हूं। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए कोर लॉस, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, इसका फॉर्मूला मैं डिराइव करवा चुका हूं कोर लॉस का, ठीक है। मतलब ये एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस ये डिराइव करवाया था, ठीक है। हिस्टैरिसीस कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे आया है बता चुका हूं, ठीक है। और एडी में मैंने नहीं बताया था, अगर आप लेक्चर देखेंगे पुराना तो उसमें एडी का मैंने डिस्कस नहीं किया, बट इसको डिराइव करवाया, ठीक है। एडी को मैंने डायरेक्टली लिख दिया, कोई जरूरत नहीं है डेरिवेशन की इसकी। वैसे आपको पता होना चाहिए हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो और भूल जाओ, अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले पे ज्यादा दिल मत लगाएगा, ठीक है। फॉर्मूला ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, मैं आपको पहले बता सकता हूं। कंसेप्ट हेल्प करेंगे क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। जरा देखिए, अब सुनिए, तो मेरे पास दो लॉस है, हिस्टैरिसीस एंड एडी। अगर मैं इसको मॉडिफाई करूं तो अभी जस्ट मैंने मॉडिफाई किया है, मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज के इनटू क्या लिखूं, बी स्क्वायर या E1 स्क्वायर, ई कर लो, ई स्क्वायर कर लो, ठीक है। के इनटू बी स्क्वायर, बी सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज जो है, या फिर नहीं सप्लाई वोल्टेज नहीं होनी चाहिए, कौन सी वोल्टेज होनी चाहिए, इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है। बी इज द इंड्यूस्ड वोल्टेज, या ई लिख लो ना, ई स्क्वायर, ठीक है, ई स्क्वायर। जबकि यहां पे क्या आएगा बता जरा, यहां पे आएगा कि के सब कांस्टेंट है, लेकिन जो यहां पे कांस्टेंट है वही कांस्टेंट यहां पे नहीं है, तो इसलिए मैं इसको क्या लिख लूं, केवल लिख रहा हूं, चलो लिख रहा हूं, ठीक है। केवल, क्योंकि कांस्टेंट सेम नहीं है ना, इसका कांस्टेंट अलग है, इस कांस्टेंट की वैल्यू अलग थी, इसकी वैल्यू अलग आएगी, k इनटू f की पावर 1 माइनस x इनटू e की पावर x। सही बात है भाई। E इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज V सप्लाई वोल्टेज, जो सप्लाई होती है उसी के बराबर इंड्यूस होता है तकरीबन, ठीक है। देखो E कौन सी वोल्टेज है, ये वोल्टेज है भाई, जहां की वोल्टेज ये है E, और मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि ये सेम है सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया, इस तरह से मेरे पास दो फॉर्मूला है। इसका मतलब आप लिखिए एडी करंट लॉस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड हिस्टैरिसीस लॉस विल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। हिस्टैरिसीस लॉस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेंगे, बट एडी करंट लॉस इंडिपेंडेंट होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूं तो एडी करंट लॉस इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे, सॉरी हिस्टैरिसीस कम होंगे कि ज्यादा होंगे। हाँ, जरा देखिए x की वैल्यू 1.6 पुट कीजिए, -0.6 e की पावर 1.6, सही बात है भाई। तो क्या बन गया ये बन गया k1 e की पावर 1.6 डिवाइड बाई f की पावर 0.6, सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका मतलब अगर मेरा f बढ़ेगा, अगर मेरा f इंक्रीज होगा तो आप बताओ जरा इसकी वैल्यू क्या होने लग जाएगी, कम होगी, बढ़ेगी, ये 0.6 है हाँ, तो उसका 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज पे आ जाए, 60 हर्ट्ज पे आ जाए, 50 से 60 पे आ जाए, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, 50 से 60 पे ज्यादा है, 60 पे ज्यादा है, ठीक है। 60 पे ज्यादा है तो लॉस क्या हो जाएगा, एडी करंट लॉस कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 50 हर्ट्ज वाला ट्रांसफार्मर है, अगर 60 हर्ट्ज पे चला जाए, वोल्टेज मेरी सेम है,
वोल्टेज नहीं छेड़ रहा हूँ, एक 50 हर्ट्ज के लिए ट्रांसफर डिजाइन हुआ 220 वोल्ट के लिए। अब उस 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट के ट्रांसफर को मैं 60 हर्ट्ज पे यूज करूँ और वोल्टेज मैं सेम रखूँ तो बता क्या होगा? तो हिस्टैरिसीस लॉस में क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगा। और एडी करंट लॉस क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। एडी करंट लॉस विल रिमेन सेम, ठीक है? एडी करंट लॉस सेम रहेंगे, हिस्टैरिसीस कम हो जाएंगे, तो ओवरऑल कोर लॉस क्या हो जाएंगे आपके? रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है? ओवरऑल कोर लॉस रिड्यूस हो जाएगा। अब जरा देखिए, अब मैं आपको एक केस समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि अगर मैं इंडियन ट्रांसफार्मर को अमेरिका में लेके जाऊँ तो वहाँ पे एक तो वोल्टेज कम है, कितनी वोल्टेज है? 110 वोल्ट, ठीक है? 220 नहीं है प्राइमरी साइड, अवेलेबल जो वोल्टेज होती है वो 110 वोल्ट, ठीक है? और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60 हर्ट्ज। तो अगर अगर इंडियन ट्रांसफार्मर को वहाँ पे लेके जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा उसमें? लॉसेस पे क्या फर्क पड़ेगा? खास एडी करंट लॉस पे, एडी करंट लॉस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे अगर कम वोल्ट पे यूज करूंगा तो। और आपका जो हिस्टैरिसीस लॉस है उसमें ईवी कम हो गया और एफ बढ़ गया। एफ बढ़ने से आगे लॉस क्या हो गया? कम हो गए। और ई कम होने से भी लॉस कम हो गए, न्यूमरेटर में नहीं। तो ओवरऑल आपके लॉसेस क्या होंगे? कम हो जाएंगे। ओवरऑल आपके ट्रांसफर के जो लॉसेस है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। समझ आया? अगर इंडियन ट्रांसफर को आप अमेरिका में यूज कर रहे हो और अगर अमेरिकन ट्रांसफर को यहाँ पे ला रहे हो तो दिक्कत होगी। पहली बात तो आप 110 वोल्ट के लिए डिफाइन जो ट्रांसफार्मर है उसको आप 220 पे नहीं लगा सकते। 220 वाले को 110 पे लगा सकते, ठीक है? 110 वाले को 220 में नहीं लगा पाओगे क्योंकि वो डिजाइन 110 के कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर 110 वाले को 220 में लगा दिया तो कोर लॉस भी बढ़ेगा। कोर लॉस इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, एडी भी बढ़ेगा और इसमें वोल्टेज आपकी कम होगी ना, बढ़ गई ना, 110 से 220 पे आ गया, डबल होगी वोल्टेज, तो एडी करंट लॉस 4 टाइम्स हो जाएंगे। इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा, आप मुसीबत है, आप नहीं कर पाओगे। तो जो लो वोल्टेज के लिए जो डिजाइन किया गया ट्रांसफार्मर है उसको हाई वोल्टेज के लिए कभी भी यूज नहीं करना। समझ आया? हाई वाले को लो पे कर सकते हो, ठीक है? हाई वाले को लो पे कर सकते हो बट लो वाले को हाई पे नहीं कर सकते, ठीक है भाई? क्योंकि उससे उसके इंटरनल लॉसेस इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। समझ आया कि? तो चलिए आगे बढ़ो। तो मैंने आपको बताया कि लॉसेस क्या होगा। अब इनके ऊपर थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा देते हैं 50 से, है जी, हम क्यों बढ़ा देते हैं 50 से? अगर लॉसेस कम हो गए। ये हमारा अंग्रेजों ने राज किया उसका मिसाल है, ठीक है? जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने राज किया वहाँ 50 हर्ट्ज चलती है, ठीक है? और 220 वोल्ट चलती है। साउथ अफ्रीका में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लो, इंडिया में देख लो, ठीक है? और जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने राज किया वहाँ पे 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट, ये कोई हिस्टोरिकल रीजन नहीं है। जबकि अमेरिका ने क्या स्टैंडर्ड यूज किया? 60 हर्ट्ज वोल्टेज एंड आपका 110 वोल्ट, ठीक है? ये उन्होंने अपना स्टैंडर्ड यूज किया और इंग्लैंड ने अपना अलग, ठीक है? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कोई लॉस नहीं बढ़ रहा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से लॉस कम हो रहा है अगर वोल्टेज भी सही है। हाँ, लॉस नहीं बढ़ रहा, ठीक है? एडी करंट जो लॉसेस की हम बात करते हैं, अगर हम कोई मेटल प्लेट लें और जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाएं, जो भी मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है। तो लॉसेस यहाँ पे तो बिल्कुल सही है। देखो अगर मान लीजिए मैं कोर डाल दूँ इसके अंदर, कोर के अंदर मैंने आपको बताया था जो लॉस होते हैं वो कैसे होते हैं। जरा देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोर है, बिल्कुल जेन्युइन डाउट है और आप जो सब लोग सोचिएगा, जरा बताइए। देखिए मेरे पास कोई कोर है और मैंने इसके ऊपर ट्रांस लगा दी, ठीक है? मैंने इसके ऊपर ये ट्रांस लगा दी, ठीक है? अब जरा देखिए, अब इसमें मैं करंट दे रहा हूँ, करंट दे रहा हूँ तो नंबर ऑफ टर्न से मिलकर क्या बनेगा? एमएमएफ। एमएमएफ से क्या बनेगा? फ्लक्स। फ्लक्स आ गया, इसके अंदर फ्लक्स आएगा। अगर मेरा करंट ऑल्टरनेटिंग है तो फ्लक्स भी कैसा आएगा? ऑल्टरनेटिंग। अब ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स क्या करता है इसके अंदर? क्योंकि फ्लक्स इसके अंदर ऑल्टरनेट कर रहा है तो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स इसको पसंद नहीं है कोर को। नेचर ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री में रहना चाहती है, आपने क्या कर दिया? इसकी सिमेट्री को डिस्टर्ब कर दिया। अब उससे क्या दिक्कत आएगी बताओ? है जी? हाँ, अगर मेरा ऑल्टरनेटिंग जो फ्लक्स है, अगर इसके अंदर ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स आ रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? इसके अंदर ये फ्लक्स को रोकने की कोशिश करेगा, कोर जो आयरन कोर है अंदर की, वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करने की कोशिश करेगी। और कैसे अपोज करेगी बताओ? वो कुछ ना कुछ वोल्टेज इंड्यूस कर लेगी और वो वोल्टेज क्या करेगी? इसके अंदर छोटे छोटे लूप बना देगी कोर के अंदर, हर लेवल पे, हर हाइट पे छोटे छोटे लूप बन जाएंगे। और वो लोग क्या करेंगे? अपना जो फ्लक्स है वो किधर देंगे? अगर इसके वजह से जो फ्लक्स है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो जो लूप आएंगे छोटे छोटे, उनकी वजह से क्या होगा? नीचे की तरफ, मतलब अपोज करेगा। और जो लूप बन रहे हैं, वो लूप जो करंट बन रहा है वो लूप में घूम रहा है, और लूप का अपना क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है तो उसमें क्या होगा फिर? लॉस। और उस लॉस को हम क्या बोलते हैं? एडी करंट। समझ रहे हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? एडी करंट लॉस, ठीक है? तो कुल मिला के इसमें एडी करंट लॉस होता है। अब सुनिए जरा,
अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने लग जाऊँ, मान लीजिए, तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा? ज्यादा फास्ट रेट से चेंज होगा, बिकॉज आप करंट की पहले दिए था करंट, अब आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, बहुत फास्ट रेट से इंक्रीज करना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर आप फ्रीक्वेंसी ज्यादा फास्ट करोगे तो फ्लक्स भी तो ज्यादा रेट से चेंज होगा, ऑल्टरनेट करेगा तो फिर तो एडी करंट लॉस ज्यादा होना चाहिए, नहीं? लेकिन आप तो कह रहे हो कि फ्रीक्वेंसी की क्या है, इंडिपेंडेंट। एडी करंट लॉस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडी करंट लॉस डिपेंड्स ऑन ओनली दिस वोल्टेज। ये क्या चक्कर है भाई, ये क्या चक्कर? चेंज से सर ईवन भी तो उस हिसाब से आएगी है जी, चेंज करने से हाँ ईवन भी तो उसी हिसाब से आएगी। क्या चीज? ताकि वो उसको पोस्ट कर सके, उसके चेंज को चेंज करने से अगर आप फास्ट चेंज कर रहे हो तो इवन भी तो ज्यादा इंड्यूस होगा। एंटी-फाइव-डी होता है ना इंड्यूस ईएमएफ, इसके अंदर यस सर, ईवन का रेट ज्यादा होगा, वो पोस्ट करेगा। एंटी-फाइव-डी अगर फ्लक्स ज्यादा रेट से चेंज हो रहा है, इसका मतलब जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगी इसके अंदर, ये एंटी-फाइव-डी ना सिर्फ यहाँ पे लगेगा, कॉइल के पास लगता है, ये आपके आयरन के अंदर भी लगता है, सेम फार्मूला एंटी-फाइव-डी। इसका मतलब अगर आपका फ्लक्स फास्ट रेट से चेंज हो रहा है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इसके अंदर वो भी तो क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा तो जो एडी करंट आएंगे वो क्या आएंगे, कम क्यों आएंगे, ज्यादा आएंगे। वोल्टेज अगर ज्यादा है तो नहीं, वोल्टेज इंड्यूस वोल्टेज इसके अंदर ज्यादा है, ज्यादा तो ज्यादा करंट फ्लो कराएगा, तो इसका मतलब फिर ओमिक लॉस क्या होंगे, ज्यादा होने चाहिए, सॉरी एडी करंट लॉस। लेकिन आप तो पढ़ते हो एडी करंट लॉस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सोचिए ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं, ठीक है। और आपने जो सोचा वो भी सही है, लेकिन आप इस फॉर्मूले पे आ गए, ठीक है। आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोचें, ठीक है। आप बेसिक इसके टर्म में सोचिए, बी की टर्म में। अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो आपको लग रहा है कि मेरा एडी करंट लॉस इंक्रीज होगी, नहीं होंगे भाई, ठीक है। यहाँ तो नहीं होंगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से ट्रांसफॉर्मर में नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आप जब यहाँ पे वैसे सोच के देखते हो तो उस हिसाब से तो इंक्रीज हो रहे हैं। बताओ कहाँ पे मिस्टेक, क्या मिस्टेक है, छोटा सा पॉइंट मिस कर रहे हो फ्लक्स वाला कौन सा, क्या चीज बताओ भाई, क्या चीज मिस कर रहे हो? नहीं पता चल रहा, देख बता दो, जितनी ज्यादा फास्ट रेट से फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे उतना इसमें करंट ज्यादा इंड्यूस होगा, ठीक है। और करंट अगर ज्यादा इंड्यूस हुआ तो जो ऑपोजिशन है उसकी वो क्या होगी, जो अपोज करेगा, ये किसको अपोज करेगा, जो इस चेंज ऑफ फ्लक्स को, करंट जो लूप बन रहे हैं छोटे छोटे, उन लूप में जो करंट है उसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। क्यों बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ डी/dt। अब इसकी वजह से जो लूप की जो करंट की वैल्यू है वो बढ़ेगी, और जो क्योंकि लूप में जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है, अगर लूप में करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो उसका जो ऑपोजिशन है फ्लक्स का वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। बिकॉज ऑफ उसका जब करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियस है उसका जो फ्लक्स आएगा उस करंट की वजह से वो भी क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। नहीं समझेगा, इसका मतलब जो रिजल्टेंट फ्लक्स है इस कोर के अंदर वो क्या हो जाएगा, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब बी की वैल्यू क्या आएगी, डाउन आएगी। एफ बढ़ रहा है, बी डाउन आ रहा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है बताओ, सेम रहेगा, नहीं समझे, सेम रहेगा। हमें सोचने से ऐसा लग रहा है कि बढ़ना चाहिए, जितनी ज्यादा मैं फ्रीक्वेंसी करूंगा, बट अल्टीमेटली जो करंट आएगा, एडी करंट जो आएंगे उसकी वजह से उसका खुद का फ्लक्स आएगा एडी करंट का, क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, आपने करंट का एडी करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया है, तो उससे जो फ्लक्स बनेगा उल्टा फ्लक्स, ऑपोजिंग फ्लक्स, उसका एम्पलीट्यूड भी क्या आएगा, फिर ज्यादा आएगा, ऑपोजिंग फ्लक्स ज्यादा आएगा। तो अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट उसका एक्शन होगा, वो रिजल्टेंट एक्शन क्या होगा, जो कोर के अंदर जो नेट फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, कम। क्यों, क्योंकि एक फ्लक्स तो ये कॉइल दे रही है और एक इसको अपोज करने के लिए कौन सा, क्या चीज है, एडी करंट अपना फ्लक्स दे रहे हैं। एडी करंट क्योंकि बढ़ गए फास्ट रेट से चेंज करने से, एडी करंट क्योंकि बढ़ गए, एडी करंट बढ़ने से एडी करंट का जो ऑपोजिंग फ्लक्स था वो भी क्या हो गया, वो भी बढ़ गया, तो नेट फ्लक्स कोर के अंदर क्या हुआ, कम हो गया, बीएम की वैल्यू डाउन होगी, एफ बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? सर फिर ये हर जगह एप्लीकेबल है कि कोई भी मेटल प्लेट हो और जैसे कुछ भी हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एडी करंट में कोई चेंज, एडी करंट लॉस में कोई चेंज। देखो अगर आप वोल्टेज भी बढ़ा रहे हो ना साथ साथ तब ठीक, एडी करंट लॉस अगर बढ़ाने तो फ्रीक्वेंसी तो खैर, अब फ्रीक्वेंसी मत ही बढ़ाओ, वोल्टेज बढ़ाओ ज्यादा, ठीक है। वोल्टेज अगर आप बढ़ाओगे तो आपके एडी करंट लॉस बढ़ेगा, ठीक है। वोल्टेज अगर आप बढ़ाओगे तो एडी करंट लॉस बढ़ेगा, ठीक है। आप इस तरह से सोचो, ठीक है, इस तरह से सोचो। चलिए आप समझे मेरा पॉइंट, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी सर, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई उससे एंटी-फाइव-डी बढ़े, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई उससे एडी करंट बढ़े, एडी करंट लॉस नहीं।
एडी करंट बढ़े हैं, एडी करंट लॉस नहीं। हाँ जी बताओ। सर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एंटीफेविडिटी बढ़ गया, एंटीफेविडिटी बढ़ गया, तो मतलब उससे वोल्टेज बढ़ गई, उससे जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है कोर के अंदर वो बढ़ गई, क्योंकि कोर के अंदर से, जरा देखो कोर के अंदर से क्या हो रहा है, फ्लक्स फास्ट रेट से अप डाउन हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो बढ़ गई, क्योंकि डिफाइड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ गया, इसके अंदर इंड्यूस्ड वोल्टेज बढ़ गई। अब इंड्यूस्ड वोल्टेज अगर बढ़ गई तो करंट भी तो ज्यादा आएगा, फिर ज्यादा वोल्टेज ज्यादा करंट को इंड्यूस करेगी, तो इसका मतलब इसके अंदर करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, जो लूप करंट बनेगी, छोटे छोटे लूप बनेंगे इसमें, छोटे छोटे लूप जो बनेंगे हर लेवल पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह छोटे छोटे लूप बनेंगे। तो रेजिस्टेंस उस लूप के देखेंगे ना, I2R। हाँ पहले भी तो वही देख रहे थे, अभी भी वही देख रहे हैं। अब जब देखो जो लूप बनेंगे उससे क्या होगा, वो जो लूप बनेंगे उनसे क्या होगा, जरा देखो उसमें करंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ गया। क्यों एम्पलीट्यूड बढ़ गया करंट का जो लूप में, उनमें क्यों, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा है, वोल्टेज बढ़ गया, वोल्टेज से करंट बढ़ गया। अब करंट बढ़ने से क्या होगा, उस एडी करंट की वजह से जो लूप में जो फ्लो कर रहे हैं एडी करंट, उनकी वजह से जो ऑपोजिंग फ्लक्स है वो भी बढ़ गया। इसका मतलब ये जो फ्लक्स है जो पहले इस कॉइल ने पैदा किया है, अब उसका जो ऑपोजिशन जो उस फ्लक्स को मिल रहा है वो अब ज्यादा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, बिकॉज ऑफ एडी करंट्स, उसको ऑपोजिशन ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब जो नेट फ्लक्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड कम हुआ तो जो d∅dt है इसकी जो वैल्यू आएगी उसमें मैग्नीट्यूड भी तो आता है, d∅dt में मैग्नीट्यूड भी तो आता है, तो पुट करके देखो ना n d/dt ऑफ φm sin ओमेगा। अब जो φm की वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी। आप समझे मेरा पॉइंट, फ्लक्स की रिजल्टेंट वैल्यू कम होगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा बताओ, अल्टीमेटली वोल्टेज बढ़ पाएगी क्या ज्यादा से। अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा बताओ, क्या एडी करंट बढ़ पाएंगे, क्या बढ़ नहीं पाएंगे। जरा देखो कैसे, क्या दिक्कत आएगी इससे, इंड्यूस्ड वोल्टेज ही आएगी ना। इसको अगर मैं निकालूं तो बनेगा n φm into ओमेगा into cos of ओमेगा t। सही बात है, सही बात है। अगर मेरा φm कम हो गया तो इसका मैग्नीट्यूड भी तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट, ठीक है। तो अल्टीमेटली नेगेटिव एक्शन होगा उसको, नेगेटिव फीडबैक उसको मिलेगी। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट, ठीक है। अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो तो हमें लग रहा है कि रेट ऑफ चेंज बढ़ेगा क्योंकि ओमेगा बढ़ रहा है, तो उतना ही फिर φm क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। समझ रहे हो, अल्टीमेटली एडी करंट लॉस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडी करंट लॉस डिपेंड्स ऑन दिस वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, ये आप कितनी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो या फिर कितनी यहाँ पे इंड्यूस हुई है अक्रॉस दिस, क्योंकि जो अप्लाई करोगे तकरीबन उतनी इंड्यूस होती है, ठीक है। अगर आइडियल सिचुएशन है तो अगर मैं जितनी भी अप्लाई कर रहा हूँ उतनी ई आएगी डायरेक्टली। आप समझ रहे हो ये पॉइंट, ठीक है। तो कुल मिला के इस पर डिपेंड करेगा। आई होप आपको क्लियर है। एडी करंट में बढ़ गया ना, एडी करंट, हाँ उसमें थोड़ा बहुत नेट इफेक्ट बढ़ेगा, एडी करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। सर तो I2 बढ़ गया उसका। सर वो भी नहीं बढ़ेगा, आई भी नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि जैसे आई बढ़ा वैसे आगे नेगेटिव फीडबैक आएगी उससे। बिकॉज मैं बताता हूँ एडी करंट जो आप करंट एडी करंट बढ़ गया वो भी नहीं बढ़ पाएगा, बिकॉज सुनो, बिकॉज अगर एडी करंट बढ़ा, मान लीजिए एक मोमेंट के लिए बढ़ा हुआ मान लूं मैं, तो उसकी वजह से ओपनिंग फ्लक्स ज्यादा आएगा, ओपनिंग फ्लक्स ज्यादा आएगा तो फ्लक्स की वैल्यू कम होगी, अल्टीमेटली वोल्टेज इंड्यूस्ड वोल्टेज फिर से क्या होगी, कम होगी। वो वापस करंट को क्या कर देगा, समझ रहे हो मेरा। तो बेसिकली इस तरह का एक्शन रहेगा उसमें, डिपेंडिंग ऑन किस पर डिपेंड करेगा, जरा केवल और केवल वोल्टेज, ठीक है, समझा। नेक्स्ट आइए हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी एंड। अब एक और चीज है, अगर मैं टोटल कोर लॉस की बात करूं तो टोटल कोर लॉस जो बना मेरा वो बना टोटल कोर लॉस पीसी, पीसी इज इक्वल टू KE f² BM² प्लस KH f BM की पावर x, ठीक है भाई। अब अगर मैं ये कोर लॉस है पीसी, अगर मैं f को नीचे ले आऊं तो जरा देखो PC बाई f इज इक्वल टू क्या बना, KE f BM² प्लस KH BM की पावर x। क्या कर, सही बात है, ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ भी कोई परेशानी तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसका मतलब अगर मैं कोर PC बाई f को f के रेस्पेक्ट में प्लॉट करूं, PC बाई f कोर लॉस डिवाइड बाय f को अगर मैं f के रेस्पेक्ट में प्लॉट करूं, फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में प्लॉट करूं, तो जरा देखो ये बन गया मेरा y और ये बन गया मेरा x, ठीक है। तो कौन सी किस टाइप की रिलेशन आएगी बताओ, x का कोई कोएफिशिएंट भी है, उस कोएफिशिएंट को मैं क्या लिख दूं, m लिख दूं,
सही बात है। और प्लस में क्या है, ये एफ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसका मतलब कैसी रिलेशन बन गई, y इक्वल टू mx प्लस c। इसका मतलब pc बाई f की रिलेशन f के साथ कैसी है बताओ, एक स्ट्रेट लाइन रिलेशन, एक स्ट्रेट लाइन रिलेशन। अब जरा देखिए कौन सी स्ट्रेट लाइन, अगर मैं बोलूं कि f की वैल्यू 0 कर दूं, मान लीजिए मैं इसको मैं नया नाम दे रहा हूं, और इसमें अगर मैं f की वैल्यू 0 कर दूं तो बताओ जरा जो वैल्यू आएगी इस कांस्टेंट की वो क्या आएगी, इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, kh bm की पावर x। इसमें मत सोचो, आप बोलो सर f की वैल्यू 0 कर दोगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा, इसको एक वेरिएबल मान लो, समझ रहे हो, और वो वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहा है, f पे, ठीक है। तो f की वैल्यू 0 होगी तो सिर्फ ये वैल्यू आएगी, तो इसका जो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी वो ये आएगी, इस तरह की लाइन इक्वेशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, इसका जो स्लोप आएगा लाइन का कितना आएगा, स्लोप इज इक्वल टू ke bm स्क्वायर, ये इसका स्लोप है, ध्यान रखिए, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं आपको एक कर्व दे दूं तो आप इसे दोनों लॉस निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको एक कर्व प्रोवाइड कर दूं तो आप इसे एडी करंट और हिस्टैरिसीस करंट दोनों निकाल सकते हैं, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों निकाल सकते हैं अगर मैं सिर्फ आपको एक कर्व प्रोवाइड कर दूं। कैसे निकालोगे बताओ, जरा देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। रब कर दूं भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था कोर लॉस वाला, जरा देखिए कैसे इसका यूज करता हूं, इस तरह से मैं इसका यूज कर रहा हूं, जरा देखिए। देखिए आपको एक कर्व दिया हुआ है, दिस इज माय f, दिस इज pc बाय f, pc इज कोर लॉस, ठीक है, बाय f। उसके बीच का कर्व दे रखा है आपने कुछ इस तरह से, ठीक है भाई, कुछ इस तरह से दे रखा है, और आपको ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट है मान लीजिए 2 × 10⁻⁻², ठीक है, और ये है वॉट सेकंड। जो यूनिट आएगी pc बाय f की वो क्या यूनिट आएगी, मतलब 1/f का मतलब p होता है, सेकंड होता है, ठीक है, और pc मतलब लॉस, वॉट में होगा तो वॉट सेकंड, ठीक है, वॉट सेकंड, ठीक है। अच्छा, यहां पे आपको दे रखा है 50, और मान लीजिए इस पे जो दे रखा है आपको 50 हर्ट्ज है, यहां पे आपको ये दे रखा है, दिस इज 6 × 10⁻³ वॉट सेकंड, ये दे रखा है, ऐसा कोई कर्व दे रखा है pc बाय f और f के बीच, ठीक है। फाइंड एडी करंट लॉस एंड हिस्टैरिसीस लॉस, आपको बता दो, फाइंड एडी करंट लॉस एंड हिस्टैरिसीस लॉस। जरा देखिए कैसे निकालें, एट 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज पे आपको एडी करंट लॉस एंड हिस्टैरिसीस लॉस बता, ठीक है भाई, जरा निकालें, देखें कैसे निकालें। क्योंकि ये 10⁻³ तो मैंने ज़्यादा छोटा ले लिया, मैं इसको हटा भी सकता था 10⁻³, चलो अब लगा दिया तो लगा दिया, ठीक है। अब एडी एंड हिस्टैरिसीस लॉस आपको पता नहीं ट्रांसफर होती है, ठीक है, 50 हर्ट्ज। देखें एडी करंट लॉस का क्या फॉर्मूला होता है, अगर f की टर्म में देखोगे होता है k एडी f² bm², सही बात है, और हिस्टैरिसीस होता है kh f bm की पावर x, सही बात है। अब और मैं जानता हूं pc बाई f का जो रिलेशन होती है वो क्या होती है, दोनों को जोड़ देंगे तो pc बन जाएगा, और pc बाई f क्या आएगा, वो आएगा ke f bm² प्लस kh bm की पावर x, सही बात है, ये होता है, दोनों को जोड़ दो तो pc आ जाएगा और एक f नीचे ले आओ, pc बाई f यही बनेगा। अब सुनो, ये है मेरा कांस्टेंट, ये मेरा कांस्टेंट है kh bm की पावर x, kh bm की पावर x, ये जो है ये मेरा कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हिच इज दिस, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे क्या पता चल गया, kh bm की पावर x पता चल गया, कितना है वो 2 × तो हिस्टैरिसीस लॉस भी पता चल गया, हिस्टैरिसीस लॉस कैसे पता चलेगा बताओ, इसको f से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कितना आया 100 × 10⁻³ मतलब 0.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट कौन से लॉस हो रहे हैं आपके, हिस्टैरिसीस लॉस हो रहे हैं, समझ आए आप। ऐसे अगर एडी करंट लॉस निकाले तो एडी करंट लॉस को इस तरह से निकलेंगे, मुझे क्या चाहिए k × bm² और k × bm² अगर मैं ध्यान से देखूं तो स्लोप है
ये y है और ये x है, इसका मतलब जो ये जो स्लोप है ये क्या बन गया m, तो k इंटू बी एम स्क्वायर क्या बन गया, तो स्लोप बन गया, तो इसका स्लोप निकाल लो, स्लोप क्या आएगा k इंटू बी एम स्क्वायर, और उसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर देना, 50 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, कौन से लॉस आ जाएंगे, एडी करंट लॉस निकाल लो आप, ठीक है, आप निकाल लीजिए एडी करंट लॉस कितने हैं, बताइए भी क्या है एडी करंट लॉस आप निकाल लीजिए। क्लियर हुआ पॉइंट मेरा, आज आगे बढ़ सकते हैं, निकालो क्या है, तो अगर मैं आपको एक कर्व दे दूं पीसी बाई एफ का विद रिस्पेक्ट टू एफ, तो इसका मतलब आप समझ जाओ, स्लोप निकालोगे, स्लोप निकालो ना, स्लोप क्या निकाले इसका, इस लाइन का स्लोप क्या निकालोगे, चेंज इन हाइट डिवाइडेड बाय चेंज इन एफ, ठीक है, चेंज इन पीसी बाई एफ, तो स्लोप बताओ इस लाइन का क्या आएगा, फाइनल यहाँ पे हाइट कितनी बता रहा, 6 इंटू 10 माइनस 3 माइनस इनिशियल कितना है 2 इंटू 10 माइनस 3 डिवाइड बाई फाइनल एफ 50 माइनस e, ठीक है, समझा, इसका स्लोप आ जाएगा k e b m स्क्वायर आ जाएगा, और इसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर देना f स्क्वायर से, तो बताओ कितना वोट आया 0.004, इतना आएगा 0.2 हाँ 0.2 आएगा, f स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ना, ये स्लोप बता रहे हो क्या, एडी करंट वाले कैसे निकालने का, एडी करंट लॉस का फॉर्मूला ये होता है ना, तो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए k इंटू बी एम स्क्वायर, और k इंटू बी एम स्क्वायर तो इसका स्लोप होता है इसका स्ट्रेट लाइन में, तो आप पहले इसका लाइन का स्लोप निकालो, स्लोप क्या निकालते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है, यही करते हैं, तो ये स्लोप आ गया, इसका तो ये किसकी वैल्यू है, ये है k इंटू बी एम स्क्वायर, क्या मुझे ये चीज k इंटू बी एम स्क्वायर इंटू f स्क्वायर, f कितना है 50 x को पूछा है, तो 50 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, समझ आया अभी, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, कितना आया बताओ, 0.24, तो टोटल कोर लॉस कितना आएगी इसमें, टोटल कोर लॉस इज 0.3 वोल्ट, ठीक है, टोटल कोर लॉस तो मैं यहीं से निकाल लेता 50 हर्ट्ज में, कैसे 50 हर्ट्ज में पीसी बाई एफ मुझे पता है कितना है, तो पीसी क्या है, पीसी क्या है, इंटू एफ कर दो, नीचे वाला एफ कर लिया, नहीं पीसी बाई एफ की वैल्यू आपको दे रखी है 6 पॉइंट कितने पे 50 हर्ट्ज पे, तो यहाँ पे एफ की जगह 50 ले लो, तो 50 हर्ट्ज पे पीसी बाई एफ की वैल्यू ये थी, तो एफ 50 को इधर ले आओ, आपको अपने आप पता चलेगा टोटल कोर लॉस कितने आने चाहिए 0.3 वोल्ट, और वैसे भी जोड़ने से देखो कितने आ रहे हैं 0.3 यार, समझ आया, टोटल तो वैसे डायरेक्टली पता चल जाएगा, समझ आया कि कैसे हम रिलेशन बनाते हैं, दोनों को मिक्स कैसे करते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, चलिए मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं लॉसेस के ऊपर, देखिए जरा, पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन करते हैं फिर थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन करेंगे, देखिए लिखिए क्वेश्चन लिखिए, in a transformer the core loss is found to be, in a transformer the core loss is found to be 52 volt at 40 hertz, core loss is found to be 52 volt at 40 hertz and 90 volts at 60 hertz, 90 volts at 60 hertz, 50 hertz जो कोर लॉस है इन ट्रांसफार्मर, the core loss is found to be 52 volt at 40 hertz, यही बताया ना, and 90 volt at 60 hertz, ये दे रखा है, कोर लॉस दे रखा है आपको, आपको बताना है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, both the losses are measured at the same value of peak flux density, आप लिख लो, both the losses are measured at the same peak flux density, peak flux density, compute the hysteresis and eddy current loss at 50 hertz, आपको बताना है एडी करंट लॉस क्या होंगे एंड हिस्टेरेसिस लॉस क्या होंगे,
उनकी वैल्यू क्या आएगी एट 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज पे उनकी दोनों की क्या वैल्यू है, ध्यान से करना, नहीं गलती नहीं करनी करेगा। आपका नाम क्या है? अश्वन। सर ये सेक्स डब्ल्यू है अश्वन। अश्वन अश्वर अश्वन अश्वर अश्वन नींद आ रही है आपको? हैं? पानी वानी पी लो। आज कुछ बात बनी? कितना लोग सुबह उठने में दिक्कत होती है? सुबह उठने में कितने लोग परेशान रहते हैं? रात को कितने बजे सोते हैं? 12 बजे सो जाते हैं। 12 बजे सो के 8 बजे नहीं उठते हो? हाँ जी 12 बजे सो जाते हैं तो यार 8 बजे तो फिर जाना चाहिए, 8 घंटे की नींद तो। हाँ जी आपका क्या हाल है? 1 बजे सो गए, मेरे ख्याल से 8 बजे तो उठ जाना चाहिए। मैं 2 बजे सोता हूँ, 2-2:30 बजे, ठीक है, और मैं 10 मिनट ही लेट होता हूँ, ठीक है, ज़्यादा लेट नहीं होता, ठीक है। तो खैर मैं 8 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है, 8 साढ़े 8 बजे। यार इतना तो ठीक है, 6 घंटे की नींद मैक्सिमम है। 6 घंटे स्टूडेंट लाइफ में 6 घंटे की नींद से अगर ज़्यादा नहीं लेते हो, इसका मतलब आप आलसपन की तरफ जा रहे हो, ठीक है, आलसी नहीं बनना है कभी, ठीक है, आलसी बन गए तो फिर सब खत्म हो जाए। चलिए करें, मैं कहानी सुनाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद, ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन सोल्व करो। कैलकुलेटर लाओ तो नहीं अभी तो यूज करो बिकॉज ये डेटा जो है कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, ठीक है, अदरवाइज हम मैं सिंपल डेटा दूंगा। कैलकुलेटर आपका स्क्रीन पे ऑनलाइन होता है, ठीक है, स्क्रीन पे ही आता है कैलकुलेटर, आता है आपके पास, आप कैलकुलेटर कर सकते हैं। सारा नहीं होता, इसमें मैं आपको बता दूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेशन नहीं होती, जो इसमें लेकिन है वो सारी आएगी, इसमें जो है वो सब कुछ अवेलेबल है, करोगे कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। किसी से बात करेंगे, किसी की फोन कर रहा हूँ, है जी 45 और 5 कितना है? 25 एंड 45 यह अभी यह जरा चेक करें। 45 है, कितना है? 25 वोल्ट, ठीक है, जरा देखते हैं। देखें अभी 40 हर्ट्ज पे आपको 52 वोल्ट दिया हुआ, ये क्या है बताओ? टोटल कोर लॉस। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख देता हूं के ई 40 का स्क्वायर इंटू बी एम का स्क्वायर, ठीक है, प्लस के एच 40 इंटू बी एम की पावर एक्स, दैट मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? 52। सही बात है। अच्छा दूसरे केस बी एम तो हर केस में कांस्टेंट है, ध्यान रखना, बी एम हर केस में क्या है? कांस्टेंट। बी एम तो चेंज हुआ ही नहीं, तो बी एम क्योंकि हर केस में कांस्टेंट है तो मैं इसको के में ले लूं, तो इसको के में लिख देता हूं और इसको क्या लिख दूं? K2 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। सही बात है, क्योंकि बी एम तो हर जगह कांस्टेंट है ना, इसने पहले बोला है कि हर एक केस को हमने क्या किया है? कांस्टेंट पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी पे मेजर किया गया, पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया? K1 और K2 में ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। दूसरे केस में जरा देखिए, दूसरे केस में क्या बनेगा? K1 इंटू 60 का स्क्वायर प्लस K2 इंटू 60, दैट मस्ट इक्वल टू 90। सही है। और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा 50 हर्ट्ज,
K1 into 50 का, अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, आपसे इसकी वैल्यू पूछी। तो ऊपर वाली दो वैल्यू से क्या निकल आएगा बताओ? ऊपर की दो वैल्यू से K1 K2 आ जाएगा, तो दिक्कत तो नहीं। ऊपर की दो वैल्यू से आपके पास K1 K2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर K1 K2 आ गया तो आप नीचे पुट कर सकते हो K1 K2, ठीक है। K1 K2 की वैल्यू नीचे पुट कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला जो आंसर आएगा, ये कौन सा लॉस है? एडी करंट लॉस। और ये वाला कौन सा आएगा? और टोटल जो आएगा वो क्या आएगा? कोर लॉस। समझ आया? तो आपने निकाल दिया और K1 निकाल लिया, ऊपर सोल्व करके हो जाएगा मेरे ख्याल से अब तो, ठीक है। तो आप जरा देखिए क्या चीज कांस्टेंट है। हमेशा क्वेश्चन में ये सोचना है क्या गिवन है, क्या पूछा है, रिलेशन क्या है, बस ये इस तरह से लेके चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, देखिए एक और क्वेश्चन लिखिए भाई। देखिएगा, ए 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज हिस्टैरिसीस लॉस ऑफ, देखो आप सारा मत लिखो, सारी लाइन कभी नहीं लिखते, इंजीनियर बनोगे, ठीक है। काम की सिर्फ वही लिखना है। क्या चीज लिखनी है, क्या क्या बोला मैंने? 220 वोल्ट 60 220 बोला, 250 बोला, 220 वोल्ट, तो आप सिर्फ इतना लिखो 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज, ठीक है, ट्रांसफार्मर, ठीक है। कितना है बताओ जरा, कितने हर्ट्ज में क्या बताया आपका? अब आगे कुछ बोला ही नहीं मैंने, ठीक है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज हिस्टैरिसीस लॉस ऑफ 340 वोल्ट, तो पीएच लिख दो 340 वोल्ट, सारी लाइनें लिखनी। पीएच इज 340 वोल्ट एंड एडी करंट लॉस इज 120 वोल्ट। एडी करंट कितना दे रखा है आपको? 120 वोल्ट, ये आपको दे रखा है। If the transformer is operated from 230 volt 60 hertz, ये कह रहा है कि मैंने कितना कर दिया? Operated at 230 volt 60 hertz, अगर मैं ट्रांसफार्मर को इस पे ऑपरेट करना शुरू कर दूं, if the transformer is operated from 230 volt 50 hertz, not 60, 50 hertz, 230 volt 50 hertz, supply means, then compute the total core loss. Then compute the total core loss. X is 1.6. आपको बताना है, अगर मैं वोल्टेज ये कर दूं और फ्रीक्वेंसी ये कर दूं तो आपको बताना है कि टोटल कोर लॉस क्या होगा, ठीक है। कीजिए, सोल्व कीजिए। जैसे 220 वोल्ट की होती है, सप्लाई वोल्टेज क्या होती है कि लोड को कितनी मिलती है? जनरली अगर कुछ नहीं दे रखा है तो सप्लाई वोल्टेज है, उसी को हम E1 मानते हैं। ये VT की ये VT गिवन है वैसे, ठीक है, ये VT गिवन है। करें लीजिए, इसको सोल्व कीजिए। हाँ जी, कुछ बात नहीं। फॉर्मूला लिख लो ना, देखो। अच्छा, आप कौन सा फॉर्मूला लिखे? मुझे एक बात बताओ। सप्लाई वोल्टेज दोनों। अब आप ये सोचिए कौन सा VM आपको पता है? ई वाला करेंगे। हाँ, ई वाला लेना। ई वाला करेंगे। फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज रखिए बस, उस पर डिपेंडेंसी है। तो ई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे या V वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? याद आपको एडी करंट लॉस जरा देखिए क्या था।
एडी करंट लॉस वाज K1 into V का स्क्वायर। ये था। अब बताओ पहले केस में कितना दे रखा है एडी करंट लॉस? 120 दे रखा है, तो दैट शुड बी इक्वल टू K1 into V स्क्वायर। V कितना है बताओ जरा? 220। और आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है कितने पे? 230 पे। तो फ्रीक्वेंसी को देख रहा है नहीं एडी में, ठीक है? ये आ जाएगा। अब बताओ इनका रेशियो निकाल लो, तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या करें? सही है? कितना आया बताओ जरा? एडी करंट लॉस कितना आया? समझे? आप अकॉर्डिंगली सोचिए। अगर आपको बीएम नहीं दे रखा तो हम क्यों बीएम के अकॉर्डिंग सोचेंगे? ठीक है, बीएम के बारे में कोई जानकारी नहीं रखी, सिर्फ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लगाओ ना। समझा मेरा पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट हिस्टैरिसीस पे आइए। तो पहले केस में हिस्टैरिसीस का फॉर्मूला क्या बनेगा? K1 f की पावर 1 माइनस x इंटू e की पावर x, ये होता है। तो बताइए जरा, पहले केस में हिस्टैरिसीस कितना है? 340। और 340 इज इक्वल टू K1 इंटू f इज 60 था ना पहले, तो ये बन जाएगा 0.6 और इंटू में 220 की पावर 1.6। ठीक है, इतना बनेगा। यस सर। और दूसरे केस में बताइए जरा, दूसरे केस में आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा है आपसे, तो K1 इंटू 50 की पावर 0.6 ना माइनस आएगा भाई, माइनस 0.6। और यहाँ पे वोल्टेज कितनी हो गई है? 230 की पावर 1.6। समझ आया अभी? इनका रेशियो निकाल दो, बस इनका रेशियो निकाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ये निकालो। समझ आया? बताओ जरा, एडी करंट कितना आया और हिस्टैरिसीस कितना आया? ठीक है, है जी? 131.13 सबका ये अभी। ठीक है, देख लो एक बार, इसमें सिंपल कैलकुलेशन थी और कुछ था ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा लिखिए, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, मैं रब कर दूं, इसको रब कर दूं भाई, इसको रब कर दूं। ठीक है, चलिए आपको मैंने एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था जिसमें मैंने कोर के अंदर लॉस हुए थे, याद है? लेक्चर नंबर 4 आई थी या 3 आई थी, उसमें करवाया था। कोर के अंदर लॉस हुए थे और हमने देखा था कोर पे पानी डाल के तो उसमें गर्म हो गया था कोर बहुत ज्यादा। ठीक है, पानी भाप बन गया था, नहीं इतना गर्म हो गया था। इसका मतलब उसमें कौन कौन से लॉस हो रहे थे? एडी एंड हिस्टैरिसीस दोनों हो रहे थे, याद रखना। उसके अंदर दोनों लॉस हो रहे थे, दोनों की वजह से आया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके ऊपर मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, पहले लेकिन एक क्वेश्चन लिखिए। ओमिक लॉस कौन से होते हैं बताओ जरा? ओमिक लॉस कौन से होंगे? देखो ट्रांसफॉर्मर का अगर मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं, या फिर आप पहले एक बार हेडिंग डालो ओमिक लॉस। आपने कौन से लॉस देखे अभी? कोर लॉस। आप पहले एक बार ओमिक लॉस देखो, ओमिक लॉस और देखो, ओमिक लॉसेस। ठीक है, ये जरा और स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर लूं, ओमिक लॉस कौन से होते हैं? जो कॉपर लॉस होते हैं, जो कॉपर वाइंडिंग में होते हैं, उन्हीं को आप क्या बोलते हो? ओमिक लॉस। और कोर लॉस को आयरन लॉस भी बोलते हैं। क्यों भाई? आयरन पार्ट में, क्योंकि आयरन पार्ट में होता है, कोर वाले पार्ट में होता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? आयरन लॉस। अब जरा देखिए, आपको मैं ओमिक लॉस समझा रहा हूं, ओमिक लॉस क्या होता है। ठीक है, वो जरा देखिए। मान लीजिए मेरे पास कोई ट्रांसफॉर्मर है, मेरे पास कोई ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, अब ये प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है तो इसका क्या होगा? इसका रिप्रेजेंटेशन में इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो जरा देखिए, इसका अगर मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह का बनेगा। R1 JX1, दिस इज माय कोर RC एंड JX। ये कोर का हिस्सा है, ध्यान रखना, ये कोर का हिस्सा है। ठीक है, अच्छा आगे आ जाइए, ये मेरी वाइंडिंग, आइडियलिटी आ गई उसमें, आइडियल ट्रांसफॉर्मर। नॉन आइडियल के अंदर, नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर में नॉन आइडियलिटी अलग कर दी मैंने, वाइंडिंग की नॉन आइडियलिटी एंड कोर की नॉन आइडियलिटी अलग कर दी है। और बाद में क्या बच गया हमारे पास? आइडियल ट्रांसफॉर्मर। और उसके बाद वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R2 एंड दिस इज JX। इस तरह का मेरे पास बच गया। सही है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, जो कॉपर लॉस होंगे
इसमें नहीं है, ये वाले लॉस को कॉपर लॉस नहीं बोलेंगे, इसमें जो आर में लॉस होंगे उनको नहीं बोलेंगे। क्यों भाई? क्योंकि ये कोर का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो जो कॉपर लॉस होंगे कहाँ कहाँ होंगे बताओ? यहाँ पे एंड यहाँ पे। जरा देखिए, ये करंट है मान लीजिए मेरा I2, अगर मैं लोड लगाऊंगा तो, और ये करंट मेरा कितना है? I1, ठीक है। अगर मैंने लोड लगाया, रेटेड लोड लगा रखा है, रेटेड लोड का मतलब फुल लोड, जो भी ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है उतनी पावर ये खर्च कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब रेटेड लोड पे काम कर रहा है। अब इसका मतलब इसमें करंट I2 है और इसमें करंट I1 है, तो ओमिक लॉस कितना होगा बताओ जरा? ओमिक लॉस PH तो हिस्टेरेसिस लिखा था ना मैंने, मे बी मैं ओमिक को POH लिख देता हूं, ठीक है। ओमिक, तो ओमिक लॉस होंगे वो क्या होंगे? I1 स्क्वायर इंटू R1 प्लस I2 स्क्वायर इंटू R, ये क्या होंगे मेरे टोटल ओमिक लॉस होंगे एट रेटेड लोड, क्योंकि ये रेटेड करंट है। ओमिक लॉस ऑलवेज रेटेड लॉस देखते हैं, ठीक है। रेटेड लॉस पे देखेंगे, ऑलवेज याद रखेंगे। अब सुनो, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं, जरा देखिए कैसे मॉडिफाई करते हैं। इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं। मैं I2 को क्या लिख दूं? I1 की टर्म में लिख दूं क्या? ये करंट है मान लीजिए मेरा, और मैं IE को नेग्लिजिबल मान रहा हूं, मान रहा हूं कि IE मेरा नेग्लिजिबल है, इसमें जो कोर में जो करंट जा रहा है, इसका मतलब I1 और जो I1 डैश होगा वो क्या होगा बताओ? दोनों तकरीबन सेम ही होंगे। I1 डैश जो आएगा आगे, आपको याद होगा I1 डैश आता है ना आगे करंट, ठीक है। तो I1 डैश इज नियरली इक्वल टू क्या होगा? I1, क्यों? क्योंकि IE इज वेरी स्मॉल, 2 to 6% होता है ना रेटेड करंट का। रेटेड करंट का कितना होता है? 2 to 6%। इस करंट का 2 to 6% है। इसका मतलब मैं इसको नेगलेक्ट कर सकता हूं, मैं मान सकता हूं कि जो करंट आ रहा है सारा किधर जा रहा है? आगे। तो इसका मतलब अगर मैं रेशियो लिखूंगा N1 upon N2 का या N2 by N1 का, वो किस के बीच लिखूं? I2 and एक्चुअली तो I2 and I1 डैश के बीच होना चाहिए, बट I1 डैश के नियरली इक्वल टू क्या होगा? I1। तो मैं कह सकता हूं I1 upon I2 इज इक्वल टू N2 by N1, मैं ये लिख सकता हूं। एप्रोक्सीमेशन है ये, ठीक है, ध्यान रखना, इस तरह से मैं लिख रहा हूं। तो इसका मतलब मैं I2 को I1 की टर्म में लिख दूं, I2 इज इक्वल टू क्या बना बताओ जरा? I1 into N1 by N2, ये मेरा I2 आ गया। I2 इज इक्वल टू I1 into N1 by N2। अगर मैं पुट करूं I2 की वैल्यू तो क्या बनेगा? P ओमिक इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 की जगह पे क्या आ गया? I1 into N1 by N2 और इसका स्क्वायर into R, सही बात है। अब ये क्या बन गया? ये बन गया I1 स्क्वायर, मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या आया? R1 प्लस R2 इंटू N1 by N2 का होल स्क्वायर, सही बात है। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई परेशानी नहीं? अब जरा देखिए ये क्या बना, ये R2 इंटू N1 by N2 का स्क्वायर क्या बनाएगा? ये तो रेफर्ड है, किस तरफ रेफर्ड है? प्राइमरी साइड। इसका मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ओमिक लॉस है, आप इसको ना सिर्फ ऐसे लिख सकते हो, अलग अलग करके लिख सकते हो, आप इसको अगर मैं रेफर कर दूं इस साइड, इसको मैं नेगलेक्ट कर रहा हूं फिलहाल, मैं मान रहा हूं इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, जीरो करंट जा रहा है। जीरो करंट जाने का मतलब ये ओपन है, क्योंकि तो किसी जीरो करंट किस ब्रांच में जाता है? कब जाता है जीरो करंट? ओपन ब्रांच में। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ओपन मान लूं तो एक इसको इधर रेफर कर दूं मैं पूरे को, अगर मैं रेफर करूंगा तो दोनों ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस क्या आ जाएंगे? किसमें आ जाएंगे? सीरीज में आ जाएंगे। क्या कहते हैं? सीरीज में आ जाएगा। अगर ये दोनों सीरीज में आ गए तो ये क्या बनेगा? R1 और ये R2 क्या बन जाएगा? R2 into N1 by N2 का और उस साइड प्राइमरी साइड का, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? टोटल ओमिक लॉस। अच्छा, जरूरी नहीं है मैं I2 को I1 की टर्म में लिखूं। अगर आप I1 को I2 की टर्म में लिखोगे तब भी ठीक है, लेकिन उसके से फिर क्या बनेगा? उसके से बनेगा यहाँ पे I2 स्क्वायर इंटू R2 प्लस R1 इंटू N2 by N1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फिर कौन सा लॉस बनेगा? ओमिक लॉस। तो ओमिक लॉस दोनों तरफ होता है, ध्यान रखिएगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग में मिलके जो टोटल लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं? ओमिक लॉस, ठीक है। कॉपर लॉस, ठीक है। एक और चीज जरा देखिए, ओमिक लॉस हम रेटेड कंडीशन में मेजर करते हैं। क्यों भाई? अगर मान लीजिए कंडीशन मेरी रेटेड नहीं है, करंट मेरा थोड़ा कम है, अगर करंट मेरा कम है, रेटेड करंट से थोड़ा कम करंट है, लोड मेरा रेटेड लोड नहीं लगा हुआ है, कम लोड लगा हुआ है, तो जो ओमिक लॉस होगा वो भी कम होगा, बट ओमिक लॉस करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर करंट हाफ है तो ओमिक लॉस कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, रेटेड का 1/4 हो जाएगा। अगर करंट मेरा रेटेड का हाफ है तो ओमिक लॉस, रेटेड ओमिक लॉस का क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। रोड के अंदर जो लॉस होगा वो नहीं रहेगा।
कौन सा? जो लोड के अंदर नहीं, लोड तो पावर ले रहा है ना, हमें क्या लेना है लोड का, हमें तो ट्रांसफर का लॉस चाहिए, ट्रांसफर के अंदर का लॉस चाहिए, तो ट्रांसफर के अंदर ओमिक लॉस ये होता है, इनके जो लॉस होते हैं ये ओमिक लॉस, ठीक है। आप इनको रेफर करके एक साइड ले आओ तब भी आप सोच सकते हो, या फिर अलग अलग सोच रहे हो अलग अलग सोच लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। या फिर एक साइड रेफर करके फिर इकट्ठा निकालो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई मेरा पॉइंट, ठीक है। तो मैंने बताया ओमिक लॉस क्या होते हैं, वाइंडिंग गर्म हो जाती है इससे, वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में जो लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं? ओमिक लॉस, ठीक है। जरा लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, the ohmic hysteresis and eddy current loss, पूरा वाइंडिंग मत लिखो, POH PH PID, the ohmic hysteresis and eddy current loss in a transformer at 50 Hz are, in a transformer at 50 Hz are, ये आपके बिम्बर का क्वेश्चन अभी, at 50 Hz are 50 हर्ट्ज पे अलग अलग लॉसेस दे रखे हैं, और जरा देखिए क्या दिया हुआ आपको, कौन कौन सा बताया मैंने? POH PH and PE, ये लॉसेस आपको दे रखे हैं। at 50 हर्ट्ज are 1.6%, 9%, 1.6%, 0.9% है, 0.9% and 0.6%, 0.6%, ठीक है, रेस्पेक्टिवली ये दे रखे हैं। अब इसका तो ये किसके परसेंट है भाई? देखिए ये बताएगा आगे, द ओमिक hysteresis and eddy current losses in a transformer at 50 Hz are 1.6%, 0.9% and 0.6% respectively. X is 1.6, फाइन, X is 1.6, फाइन, मतलब ये जो रेटिंग है ना ट्रांसफर की, ट्रांसफर रेटिंग का जो ट्रांसफर की रेटिंग, जैसे मान लीजिए ट्रांसफर की रेटिंग 200 की है, तो 200 का 1.6% क्या हो रहा है उसमें? ओमिक, ये ठीक है भाई, समझ आया ना इसका क्या मतलब है? ये ट्रांसफर रेटिंग का परसेंट। अब सुनिए क्या कर रहा है, X की वैल्यू दे रखी है आपको 1.6, आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है वो लिखिए। The three losses at 60 Hz for the same system voltage and current, ये कह रहा है मैंने वोल्टेज और करंट सेम रखा है, the three losses at 60 Hz, ये 50 Hz पे रखे हैं, है ना, लिखा हुआ है 50 Hz, स्टेटमेंट में लिखा हुआ 50 Hz। अब आपको तीनों लॉसेस बताने हैं, परसेंटेज में बताने हैं, ध्यान रखना, परसेंटेज में बताने हैं, कितना परसेंट आएगा, कितना परसेंट आएगा, ये और ये कितने परसेंट आएगा? 60 Hz रेटिंग है ट्रांसफार्मर। हाँ, इसने बोला है फॉर द सेम सिस्टम वोल्टेज एंड करंट, इसका तो वोल्टेज और करंट क्या रखा गया है? सेम। वोल्टेज और करंट जो इसमें था, जिस पे मेजर किए गए हैं, वही यहाँ पर भी रखा गया है, बट 50 की क्या कर दिया है? 60। आप बताना है कि क्या परसेंटेज आएगी। दूसरा इसका बी पार्ट, नहीं बस ये बताना है, बी पार्ट यही है, सिस्टम वोल्टेज सेम है और क्या सेम है? करंट सेम, वोल्टेज एंड करंट सेम। आपको बताना है कितना कितना परसेंट आएगा, परसेंटेज में बताना है। इसका मतलब जो एपरेंट पावर है V × I VA वो सेम रहा, सही बताओ, ट्रांसफार्मर से वोल्टेज और करंट जो आप ले रहे हो वो सेम ले रहे हो, एपरेंट सेम ले रहे हो। तो आप बताइए ओमिक पे क्या फर्क पड़ेगा? ओमिक पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ओमिक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सुनो, ओमिक जो था वो पहले 1.6% था, किसका? रेटिंग का, केवीए रेटिंग। अब केवीए भी सेम है और ओमिक लॉस भी सेम है, तो इसका जो परसेंटेज आएगी वो भी क्या है? सेम है। इसका तो ये क्या रहेगा? 1.6%। बहुत बढ़िया। लेकिन अगले जरा सोचेगा, हिस्टेरेसिस एंड एडी, एडी भी सेम रहेगा। क्यों एडी सेम रहेगा? एडी का भी परसेंटेज सेम रहेगा, एडी की परसेंटेज सेम रहेगी। क्यों? परसेंटेज इंपॉर्टेंट है अभी, वैल्यूज नहीं, परसेंटेज, परसेंटेज भी सेम रहेगी। क्यों? बिकॉज केवीए रेटिंग भी वही सेम है पिछली वाली, और आपका लॉस की जो वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू वो भी सेम है, तो परसेंटेज वैल्यू भी सेम आएगी। समझ रहे हो? अब आप बताइए हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस कितना परसेंट बढ़ेगा या कम होगा?
0 हो जाएगा 1.08 कैसे? 0.8% काम हो जाएगा 0.833 समथिंग अगर चाहिए ना 0.806 एक मिनट चेक 0.896 है ना 0.806 0.806 ये हो जाएगा कोई दिक्कत है कोई परेशानी है पूछे भाई एक्सप्लेन करूं हिस्टेरेसिस में जरा देखो पहले हिस्टेरेसिस का फॉर्मूला क्या होता था बताओ जरा हिस्टेरेसिस का फॉर्मूला होता था KH F की पावर -0.6 और VE या V लिख लो V की पावर यही होता है ठीक है अब सुनो पहले केस में ये था आपका जो भी था मतलब अगर मैं पहले केस में निकालूं PH1 हिस्टेरेसिस लॉस वो है आपका KH और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और वोल्टेज मेरा VM मान लीजिए ठीक है ये एक्चुअल वैल्यू है अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं और इनको 100 कर दूं तो कितना है बताओ जरा वो आपको दे रखा है कितना 0.9% इसकी वैल्यू दे रखी इसको मैंने VA के रेस्पेक्ट में देखा जो भी ट्रांसफर का V into I है ना उसके रेस्पेक्ट में देखा उसका रेशियो निकालिए ना परसेंटेज निकालिए वो कितना दे रखा है 0.9 अब दूसरे केस में दूसरे केस में KH फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 60 और वोल्टेज मैंने सेम रखा है into 100 आपको ये बताना है इसकी वैल्यू बतानी है कि कितना परसेंट आएगा तो क्या करेंगे दोनों को डिवाइड कर देते हैं ठीक है अब जरा निकाल लो कितना परसेंट आया ठीक है देख लो कितना परसेंट आया क्लियर है क्योंकि रेटिंग सेम रखी है ना आपने ठीक है तो कितना परसेंट आया 0.806 समझ आया अभी तो दिक्कत तो नहीं BM होता है जी जो मेरा BM होता है वो भी E में डिपेंड करता है BM जो होता है वो बिल्कुल तो सर हम वो वाला फॉर्मूला में यूज करें हिस्टेरेसिस इक्वल टू KH F BM की पावर x लेकिन BM फिर निकालना पड़ेगा फिर सर अगर BM को अल्टीमेटली E की टर्म में लिखना पड़ेगा और अगर BM को E की टर्म में लिख रहे हो तो फिर सीधा E वाला ही फॉर्मूला यूज सर करो अगर E सेम है तो BM एक मिनट यहाँ पे KH मत करो K1 करो हाँ बताओ आप बताओ क्या कर रहे हो आप मैं कह रही हूँ कि E सेम है बाकी सारी चीजें सेम है तो BM भी सेम होगा ना जरा देखो BM फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना देखो E is equal to 4.44 F BM E फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ठीक है into n नंबर ऑफ ठीक है ऐसे होता है ना तो क्लियर है आगे बढ़ेगी लॉसेस के क्वेश्चन समझ आए आपको कि किस तरह से लॉसेस करते हैं ठीक है निकालते हैं तो इसके ऊपर थोड़े और क्वेश्चन है जो मैंने अपनी कॉपी में बनाए हैं तो वो थोड़े बेहतर क्वेश्चन है उनको मैं कर पाऊंगा ठीक है लेकिन नेक्स्ट टॉपिक आप लिखिए और वो है पर यूनिट सिस्टम पहले आपको पर यूनिट सिस्टम पढ़ाना पड़ेगा ब्रेक ले लेते हैं ब्रेक से पहले उसके बाद हम पर यूनिट सिस्टम देखेंगे और उसके बाद मैं आपको ट्रांसफर एफिशिएंसी मैं कैलकुलेट करवाऊंगा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी है ट्रांसफर एफिशिएंसी पे ठीक है वो भी हम देखेंगे ट्रांसफर एफिशिएंसी और उसके बाद रेगुलेशन हम करेंगे ठीक है आज के 3 टॉपिक है ट्रांसफर रेगुलेशन ट्रांसफर एफिशिएंसी ठीक है और क्या बच गया अपना पर यूनिट सिस्टम पहले करेंगे फिर एफिशिएंसी करेंगे और फिर उसके बाद रेगुलेशन करेंगे ठीक है भाई तो ये टॉपिक है उसके बाद सुनिए उसके बाद ऑटो ट्रांसफर आएगा ठीक है उसके बाद आपका पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर ठीक है पैरेलल ऑपरेशन हम पहले पढ़ाएंगे ठीक है पैरेलल ऑपरेशन पहले पढ़ा के फिर ऑटो ट्रांसफर फिर 3 फेज ट्रांसफर ठीक है ट्रांसफर सबसे बड़ा चैप्टर आपके मशीन का ठीक है ट्रांसफर और डीसी मशीन सबसे लंबा चैप्टर ये दोनों है और उसके बाद बस रेस जल्दी खत्म हो जाएगा ठीक है तो इन दोनों में टाइम लगेगा ठीक है तो ट्रांसफर खासकर बहुत लंबा है क्योंकि इसमें 3 फेज सिंगल फेज दोनों चीज़ आते हैं ठीक है तो चलिए अभी के लिए इतना ही ब्रेक लेते हैं आधे घंटे का उसके बाद मिलते हैं ठीक है तो मैं टाइम बता दूँ आपको टाइम अभी 11 बजे ठीक है तो 11:30 बजे ठीक है।